गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में जो सारणी के गुणधर्म देख रहे थे, ठीक है, उनमें 6 गुणधर्म कंप्लीट कर लिए थे। 7वां आज देखेंगे। 10-11 गुणधर्म हैं और इसके जो संक्रियाएं हैं वो है। संक्रियाओं से और गुणधर्मों से हम क्या करेंगे, बिना प्रसार के सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको संक्रिया और गुणधर्म याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो 7वां गुणधर्म क्या है, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को संगत अवयवों का कोई अचर गुणज, संगत अवयवों का कोई अचर अवयव, कोई अचर गुणज क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने, गुणज जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में, पर जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, समझ में आ रहा है। यदि किसी पंक्ति या सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल बताऊं आपको कि डेल बराबर क्या दिया गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 यह दिया गया डेल बराबर। फिर गुणधर्म इसका यूज करेंगे कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, तो देखिए यहाँ से डेल डैश ले रहा हूँ मैं कि A1 प्लस के C1, देखो क्या संक्रिया लगाई कि पहली पंक्ति में आपको पहले स्तंभ में तीसरे स्तंभ को कैसे गुणा करके लिखना है, B1 C1 A2 प्लस के C2 B2 C2 A3 प्लस के C3 B3 C3 ये दे रखा। तो एक गुणधर्म पढ़ा था कि अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस के C1, तो के तो बाहर आ जाएगा इसमें से, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसके तो 2 स्तंभ क्या आ गए, सर्वसम आ गए। पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या आ गया, सर्वसम आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम मतलब समान आ जाए, एक समान आ जाए, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या आ गया, डेल आ गया। तो डेल बराबर डेल डैश आ गया, डेल बराबर क्या आ गया, डेल डैश आ गया। तो क्या आ गया, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो 8वां गुणधर्म देखते हैं।
गुणधर्म नंबर 8, क्या है गुणधर्म 8? सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का, पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सखंडों से, स्तंभ के संगत सखंडों से गुणा करने पर, संगत सखंडों से गुणा करने पर, संगत सखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। क्या दे रखा है? सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। ठीक है ना? किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के सखंडों से, स्वयं जिसके सखंडों से गुणा करने पर तो उसका मान ढेल आता है, और किसी अन्य पंक्ति के सखंडों से गुणा करने पर उसका मान में क्या आता है? योग करने पर, असंगत सखंडों से गुणा करके योग करने पर उसका मान क्या आता है? 0 आता है। जैसे डेल बराबर दे दिया आपको a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये कोई डेल बराबर सारणिक दे रखे। ठीक है, अब क्या करना है कि जो खुद का क्या है, a11 को आप f11 से गुणा करो, प्लस a12 को f12 से गुणा करो, प्लस a13 को f13 से गुणा करने पर आपको डेल मिलेगा। देखो क्या मिलेगा? a11 f11 प्लस a12 f12 प्लस a13 f13 किसके बराबर आएगा? डेल, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर। ठीक है ना? अब आपको 0 कब आएगा? जब आप किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सखंडों से गुणा करने पर। इसका तो डेल आ गया। अब देखना आप a21 दूसरी पंक्ति को आप a21 प्लस a22 प्लस a23 दूसरी पंक्ति है, और इसका सेकंड क्या है? f11 f12 f11 f12 f13, तो इसका क्या आएगा? 0। इसका देखो दूसरा सेकंड आ गया, दूसरा क्या आ गया? सेकंड आ गया, मतलब पहली पंक्ति के संगत अवयवों का सेकंड आ गया, ये f11 f12 f13। ठीक है ना? तो इसका 0 आ गया। तीसरी पंक्ति आपकी 31 f11 प्लस a32 f12 प्लस a33 f13, इसका भी क्या आएगा? 0। तो ये क्या, f11 और f22 ये दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में जो सेकंड है वो किसी अन्य पंक्ति के सेकंड है, से गुणा करने पर उनका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखो सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंड से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग 0 होता है। समझ में आ गया? तो इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा, इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा कि
किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंड से गुणा करने पर उसका राशियों का योग शून्य आता है। ठीक है ना। तो इससे एक प्रश्न दे रखा है विविध में, तो आप देखना। और इसमें जो 3-4 ऑप्शन देखे वो किसी में डेल नॉट इक्वल टू 0, किसी में 0, किसी में नॉट इक्वल टू 0 ऐसे करके दे रखा है, तो उसमें ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। जो सही होगा वो आपको टिक लगाना है। अब देखिए नौवां गुणधर्म। नौवां गुणधर्म क्या है? त्रिभुजाकार आवेश से संबंधित सारणिक का मान त्रिभुजाकार आवेश से संबंधित त्रिभुजाकार आवेश से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणज होता है। गुणज होता है क्या? त्रिभुजाकार आवेश से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। समझ में आ गया? मुख्य विकर्ण जो त्रिभुजाकार आवेश क्या होता है, तो आपको बताया था त्रिभुजाकार आवेश। पहला एग्जाम्पल देता हूं मैं 2 × 2 का। तो क्या है, 2 × 2 के सारणिक में AB0C, तो इसका मान क्या आएगा आपका? AC आ जाएगा। मुख्य विकर्ण के अवयवों का क्या करना है? गुणन करना है। तो इसका मान क्या आ गया? AC आ गया। अब देखिए 3 × 3 की का देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। ABC 0XY 00D। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मुख्य विकर्ण? AXD इसका क्या आ गया? मान आ गया सारणिक का। ठीक है। 9 कंप्लीट हो गए। 10वां देखिए। दसवां है गुणधर्म नंबर 10 लास्ट। यदि किसी सारणिक में यदि किसी सारणिक में अक्ष के बहुपद हो और अक्ष के बहुपद हो और अक्ष के स्थान पर ए रखने पर सारणिक का मान शून्य। अक्ष के स्थान पर ए रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस ए सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी सारणिक में x के स्थान पर
x के बहुपद हो, सारणिक में x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है? एक गुणनखंड होता है। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। क्या है एग्जाम्पल? x बराबर 2 क्या दे रखा है? x बराबर 2 दे रखा है और आपका सारणिक दे रखा है क्या? x माइनस का 6 माइनस का 1 2 माइनस का 3x x माइनस 3 और तीसरी रो दे रखी है माइनस का 3 2x और x प्लस 2 ये दे रखा है। क्या x बराबर 2, x में बहुपद है, x के स्थान पर a मतलब 2 रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणिक का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए x के स्थान पर a रखेंगे मतलब 2 रखेंगे x के स्थान पर, तो 2 माइनस का 6 माइनस का 1 2 2 3 6 और 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस का 3 3 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4। अब देखो इसका मान 0 हो गया। पहली पंक्ति R1 बराबर R2 आ गया, R1 बराबर R2। तो आपको गुणधर्म बताया था कि यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति सर्वसम हैं, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ भी बोल सकते हैं, 2 स्तंभ भी सर्वसम हो सकते हैं। यदि किसी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसकी पहली और दूसरी पंक्ति क्या आ गई? सर्वसम आ गई, ठीक है ना। तो क्या आ गया? इस सारणिक का मान 0 आ गया। तो गुणधर्म लागू हो गया। यदि किसी सारणिक में x में बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x माइनस 2 सारणिक के मान का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुणधर्म कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी संक्रियाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? कि आपको गुणधर्म का यूज कैसे करना है और संक्रिया कैसे लगानी है। तो सारणिक की संक्रियाएं, संक्रियाएं, ठीक है। देखो इसमें जो R1 R2 R3 डॉट डॉट ये तो क्या होती हैं? पंक्तियां होती हैं और C1 C2 C3 क्या होती हैं? स्तंभ होते हैं, ठीक है। यदि सारणिक डेल का क्रम, यदि सारणिक डेल का क्रम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्रम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो R1 R2 R3, तो R1 R2 R3 डॉट 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 से क्रमशः प्रथम पंक्ति से क्रमशः प्रथम पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तथा C1 C2 C3 डॉट 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 से क्रमशः प्रथम स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ
को प्रकट करते हैं। व्यक्त करते हैं इनको कि R1 R2 R3 Rn तक मतलब प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, C1 C2 C3 Cn से करेंगे तो प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ। अब पहली संक्रिया है आपकी, पहली संक्रिया क्या है? संक्रिया Ri इंटरचेंज Rj से तात्पर्य, संक्रिया Ri इंटरचेंज Rj से तात्पर्य है कि IV पंक्ति एवं JV पंक्ति को, IV पंक्ति एवं JV पंक्ति को परस्पर बदला गया है। क्या हुआ है? IV पंक्ति और JV पंक्ति को परस्पर बदला गया है तथा CI इंटरचेंज CJ से तात्पर्य है कि I स्तंभ एवं Jवां स्तंभ को परस्पर बदला गया। यह है भाई आपका पहला जो संक्रिया है वो है यह। दूसरी संक्रिया क्या दे रखी है आपकी? संक्रिया Ri टेंस टू, संक्रिया Ri टेंस टू के Rj। क्या हुआ? Ri टेंस टू के Rj से तात्पर्य है कि IV पंक्ति के स्थान पर I पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, अच्छा IV है क्या? यहाँ भी I है। IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा करके, IV पंक्ति को प्रत्येक अवयव के कैसे गुणा किया गया है? गुणा किया गया, प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा किया गया मतलब संक्रिया CI टेंस टू KCI, CI टेंस टू KCI से तात्पर्य है कि IV स्तंभ के प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा किया गया ठीक है। और तीसरा जो संक्रिया है आपकी लास्ट संक्रिया, संक्रिया Ri टेंस टू Ri प्लस के Rj, Ri प्लस के Rj से तात्पर्य है कि IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में, IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में, IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में, IV पंक्ति के संगत अवयवों को, IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में JV पंक्ति के संगत अवयवों
कैसे गुणा करके लिखा गया है, गुणा करके लिखा गया है या गुणा करके कैसे जेवी पंक्ति के संगत अवयवों को कैसे गुणा करके जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है, तथा संक्रिया CI टेंस टू CI प्लस के CJ से तात्पर्य है कि जेवे स्तंभ क्या है कि जेवे आईवी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में CI टेंस टू CI प्लस के CJ से तात्पर्य है कि आईवी स्तंभ के से तात्पर्य है कि आईवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव में जेवे स्तंभ के संगत अवयव को कैसे गुणा करके जोड़ा गया है। आईवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव में जेवे स्तंभ के संगत अवयवों को कैसे गुणा करके जोड़ा गया। तो ये 3 संक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 संक्रियाएं आपको याद होंगी तो ही आप क्या कर पाओगे, संक्रिया लगानी आनी चाहिए एक तो, और एक गुणधर्म याद होनी चाहिए, तो ही आप इन प्रश्नों को बिना प्रसार किए हल करोगे, ठीक है। तो संक्रियाएं क्या है, यदि सारणिक का डेल का क्रम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए इसका क्रम ऑर्डर, ठीक है। तो R1 R2 R3 से क्रम से प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति को व्यक्त करते हैं, और C1 C2 C3 को प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ, और ऐसे आगे n तक आप प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन है पहली संक्रिया, दूसरी संक्रिया और तीसरी संक्रिया कि RI इंटरचेंज हो रहा है। RJ से तात्पर्य है कि आईवी पंक्ति एवं जेवी पंक्ति को परस्पर बदला गया, मतलब पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति को बदला गया। इसका मतलब यह हुआ या दूसरी पंक्ति की जगह तीसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति बदली गई है। और ऐसे ही स्तंभ में CI इंटरचेंज CJ से तात्पर्य है कि आईवा स्तंभ एवं जेवा स्तंभ को परस्पर बदला गया है, ठीक है। जैसे C1 की जगह C3 लिख दिया, C3 की जगह C1 लिख दिया, C2 की जगह C3 लिख दिया, C3 की जगह C2 लिख दिया, ऐसे। अब दूसरी संक्रिया क्या है, संक्रिया RI टेंस टू के RI से तात्पर्य है कि आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा करके लिखा गया है, तथा CI टेंस टू के CI से तात्पर्य है कि आईवी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा करके उसमें क्या गुणा करके लिखा गया, ठीक है। और जो तीसरी संक्रिया आपकी संक्रिया RI इंटरचेंज RI प्लस के RJ से तात्पर्य है कि आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में जेवी पंक्ति के संगत अवयवों को कैसे गुणा करके जोड़ा गया है, तथा संक्रिया CI टेंस टू CI प्लस के CJ से तात्पर्य है कि आईवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव में जेवे स्तंभ के संगत अवयवों को कैसे गुणा करके लिखा गया है, कैसे गुणा करके जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो यह आपके क्या हो गए, 3 संक्रियाएं हो गई और 10 गुणधर्म हो गए। कितनी संक्रिया तो कितनी हुई, 3, और गुणधर्म कितने हो गए, 10। तो ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो सिद्ध करने वाला पार्ट आता है 3 नंबर का एक प्रश्न आता है इसमें से, वो कर पाओगे। और वो प्रश्न आपका 4.2 से पहले के एग्जाम्पल 4.2 और विविध जो 4.2 से संबंधित है बिना प्रसार किए, ठीक है ना, उनमें से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 गुणधर्म और संक्रिया। मेन चीज संक्रिया लगानी आनी चाहिए आपको,
गुणनफल तो याद हो जाते हैं और संक्रिया लगाने आनी चाहिए, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।